ये जो वनस्पतियाँ होती हैं, जितनी भी वनस्पतियाँ होती हैं, उन वनस्पतियों का जो प्रमुख भोजन है वो होता है जीवांश, मरे हुए जीवों का अंश। आप लोग मिट्टी की जाँच कराए हो ना, तो उसमें लिखा रहता है जीवांश कार्बन इतना %। तो उसमें जीवांश है और कार्बन है। तो भोजन क्या है वनस्पतियों का? जीवांश। अब जीवांश होता क्या है? देखिए कि वेद का एक सूत्र है, जीवे जीव आहार। इस संसार में जीव ही जीव का भोजन है। अब इस खेत में जीवांश कहाँ से आएगा? तो इस खेत में जीवांश आएगा नाना प्रकार के जो जमीन में रहने वाले जीव हैं। जितनी भी ज्यादा मात्रा में यहाँ जीव होंगे, जितने ज्यादा बैक्टीरिया होंगे, जितने ज्यादा फंगस होंगे, जितने ज्यादा निमेटोड्स होंगे, जितने ज्यादा वर्म्स होंगे, जितने ज्यादा गुबरैला होंगे, इवन बड़े बड़े जीव भी। तो सारा जो जीव है, वो जीव में मैक्सिमम जो जीव है वो वनस्पतियां ही खाते हैं। कुछ जीव मांसाहारी होते हैं, लेकिन जो जीव मांसाहारी हैं वो उसी का मांस खाते हैं जो शाकाहारी हैं। यानी जीव जितना भी है वो वनस्पतियां खाता है, और कुछ जीव जीवों को खाते हैं, लेकिन ये सारे के सारे जीव मरते हैं। जब मरते हैं तो इनका जो जीव द्रव्य है वो हमारी फसलें खाती हैं, मतलब वनस्पतियां खाती हैं। वनस्पतियों का एक नियम है कि वो किसी का शिकार नहीं करती। जैसे हम लोग तो शिकारी हैं, मांसाहारी भी हैं, वनस्पतियों को, जिंदा वनस्पतियों को उखाड़ के खा जाते हैं। तो एक नियम है, कुछ जीव जिंदा वनस्पतियों को खाते हैं और कुछ जीव मरी हुई वनस्पतियों को खाते हैं। जैसे दीमक है। दीमक के बारे में मैं स्पष्ट कर दूं, दीमक कभी भी लिविंग टिश्यू को नहीं खाती बेचारी। लेकिन उसके बारे में भी वैज्ञानिकों ने कहा कि दीमक जो है फसल को खा जाती है, दीमक ऐसा करती है। और फिर हुआ क्या कि आपको डरा करके कि दीमक ऐसा करती है, और आपको भी लगता है दीमक हमारा गेहूं खाती है, दीमक हमारा ये प्लांट खा जाती है। मित्र, होता क्या है कि किसी दूसरी बीमारी के कारण मैकेनिकल इंजरी हो गई हो किसी प्लांट में, या किसी प्लांट में फंगस लग गया हो, उसके कारण वो प्लांट डैमेज हुआ। और जब प्लांट डैमेज हो जाता है तो फिर उसको खाने के लिए दीमक आ जाती है। तो दीमक मरी हुई वनस्पतियों को खाती है। ढेर सारे ऐसे जीव हैं जो मरी हुई, जैसे हमने बताया आपको, जितने भी सॉइल में बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं। बेनिफिशियल माइक्रोब्स क्या करते हैं? बेनिफिशियल माइक्रोब्स कभी भी जिंदा वनस्पति को नहीं खाता, कभी भी। बेनिफिशियल माइक्रोब्स, जैसे घास खड़ी है, वनस्पतियां खड़ी है, बेनिफिशियल का मतलब है वो जिंदा टिश्यू को नहीं खाएगा। हाँ, जब कोई वनस्पति सूख जाएगी और उसमें नमी आ जाएगी, तो फिर वो उसको डिकम्पोज करके और उसको खाएगा, और खाएगा और मरेगा। और जब मर जाएगा तो उसका जीव द्रव्य हमारी वनस्पतियां खाएंगी। तो मित्र, जो प्राकृतिक खेती का वर्तमान में बातें चल रही हैं कि प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत डालिए, प्राकृतिक खेती में गाय का गोबर डालिए, गाय के मूत्र डालिए, प्राकृतिक खेती में ऐसा करिए, खली डालिए, मट्ठा में तांबे का सिक्का डालिए, उसका स्प्रे करिए। ये सब चौंचलेबाजी है, ये चुटकुले हैं, छोटे छोटे गुड्डे गुड़िया का खेल है। जैसे मैंने बोला, आज दुर्भाग्य से जब मैंने इतना पेस्टिसाइड डाला है कि मुझे जीवामृत डालना पड़ रहा है, इसलिए प्राकृतिक खेती का हिस्सा जीवामृत हो सकता है। अदरवाइज जीवामृत भी प्राकृतिक खेती का हिस्सा कभी नहीं था। तो एक बार, जैसे मैंने कहा कि एक बार अगर किसी व्यक्ति ने मरे हुए जो जीवाणु थे, जो माइक्रो ऑर्गेनिक बेनिफिशियल थे, उनको जंगल की मिट्टी ला करके जीवामृत बना करके अपनी सॉइल में इनॉकुलेट कर दिया, और उसके बाद उसने जीवाणुओं के मरने के जो दो रीजन थे, मैंने बोला कि या तो पेस्टिसाइड डाल करके मरेंगे, या खेत नंगा है और मई जून की गर्मी में मरेंगे। देखिए, मई जून की गर्मी में, चूंकि आप सब लोग समझते हैं कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म 40 डिग्री सेंटीग्रेड से जब एबव टेम्परेचर जाता है तो वो डेड होने लगते हैं।
तो हमने बोला कि 2 चीज़ें करनी है, हमने पेस्टिसाइड डालने बंद कर दिए और खेत की मेड़ों पर पेड़ लगा दिए। तो जब खेत की मेड़ों पर पेड़ लग गए और गर्मियों में भी पेड़ के नीचे खूब अच्छी छाया जहाँ टेम्परेचर 40 से अबव नहीं जाता, तो उस इलाके में आपके बेनिफिशियल माइक्रोब्स ज़िंदा रहेंगे। फिर गर्मी के बाद बारिश आती तो ज़मीन ठंडी हो जाएगी और जब ज़मीन ठंडी हो जाएगी तो वो सारे के सारे जो माइक्रोब्स हैं वो माइग्रेट करके पूरे खेत में फैल जाएंगे। कहानी ये है, सारा का सारा काम नेचर करती है, हमको कुछ नहीं करना। अब हमें जीवांश बढ़ाना है खेत में। अल्टीमेटली बात क्या, जैसे मैंने कहा केमिकल फर्टिलाइजर बंद कर दीजिए। अभी हमको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शशांक साहब, प्राकृतिक खेती में बताया जाता है कि केमिकल फर्टिलाइजर नहीं देना और आप कहते हो यूरिया देनी है। तो मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ? मैं ऐसा इसलिए बोलता हूँ मित्र कि एक देश का गरीब किसान है और अगर मैं उसको कहा कि आप प्राकृतिक खेती करिए और कोई केमिकल फर्टिलाइजर मत डालिए, तो जाहिर सी बात है कि वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए जब कोई भी फसल बीज जब उगेगा तो उसको वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन चाहिए और नाइट्रोजन माने नाइट्रोजन का जो मुख्य स्रोत है वो है कार्बन। नाइट्रोजन यूरिया रूपी जो नाइट्रोजन है वो तो जितना पौधा ले पाया, नहीं तो लीच करके नीचे चली गई या हवा में उड़ गई। लेकिन नाइट्रोजन को कंटिन्यू बल्क में रोकने की सामर्थ्य केवल ऑर्गेनिक कार्बन में भी है। तो ऑर्गेनिक कार्बन में जो नाइट्रोजन होती है वो तो स्थिर रहती है, वो कहीं नहीं बचती, क्योंकि वो धीरे धीरे बैक्टीरिया उससे रिलीज करता है और धीरे धीरे क्रॉप ले लेती है। तो मैं कहता हूं चूंकि आपके खेत में ऑर्गेनिक कार्बन कम है तो इसलिए फास्फेट, पोटाश, जिंक, सल्फर कुछ मत दीजिए, क्योंकि ये सारे एलिमेंट मोबाइल नहीं है, ये लीच नहीं करते, हवा में नहीं उड़ते। नाइट्रोजन हवा में उड़ती है और आपके खेत में नाइट्रोजन कम है, तो मैंने बोला कि नाइट्रोजन की भरपाई के लिए यूरिया देनी है कुछ दिन तक और धीरे धीरे प्रयास करना है कि हमारे खेत में जीवांश बढ़ता रहे। और जीवांश बढ़ाने का दो का उपाय है। अगर मैं इस जमीन में जीवामृत बार बार डालता हूं और कार्बनिक पदार्थ नहीं डालता हूं, तो जब जीवाणु है और कार्बनिक पदार्थ नहीं है तो ये नाइट्रोजन कहां से बनेगी? तो दोनों चीजें चाहिए कि इस जमीन में कम से कम 2%, 2.5% तक ऑर्गेनिक मैटर हो। जैसे 100 किलो मिट्टी है, 1 एकड़ जमीन, जो 1 एकड़ जमीन है उसका वजन 8,000 कुंटल होता है। 8,000 कुंटल का अगर 1% करते तो 80 कुंटल, 2% करते तो 160 कुंटल। अगर कोई किसान अपने खेत में 160 कुंटल ऑर्गेनिक मैटर डाल दे और जीवामृत डाल दे बारिश के पहले, मैं दावा करता हूं अगले रबी में उसको कोई नाइट्रोजन नहीं देनी, किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर नहीं देना, क्रॉप बम्पर होगी, पहले से बम्पर होगी। लेकिन अभी होता क्या है कि हम उसको, किसान को केवल जीवामृत की कहानी पर उलझाए के रखे हैं। जीवामृत डाल दीजिए, प्राकृतिक खेती हो गई। तो बेचारा वो गाय के गोबर, गाय के मूत्र से बरगद के पेड़ की 100 ग्राम मिट्टी से ला करके और 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़ सिर्फ, और 72 घंटे में रेडी। अब वो ऐसा बार बार पानी के साथ डालता रहता है, फिर कहता है साहब एक तो व्यवहारिक नहीं है, बड़ी परेशानी होती है, दूसरा साहब उपज बहुत घट जाती है। तो मित्र जाहिर सी बात है वेजिटेटिव ग्रोथ का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखिए कुदरत का एक नियम है, जब पत्तियां होंगी, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तब फोटोसिंथेसिस होगा। जो एटमॉस्फेयर में कार्बन है, सूरज की रोशनी से जो कार्बोहाइड्रेट बनना है वो तो तभी बनेगा ना जब पत्तियां होगा, लीफ एरिया ज्यादा होगा। अब नाइट्रोजन थी आपके खेत में कम, तो लीफ एरिया हो गया कम। अब जब लीफ एरिया कम हो गया तो फोटोसिंथेसिस की मात्रा भी कम हुई, तो यील्ड कहां से आएगी? तो ये भ्रम मत पालिए, मैं यूरिया का फॉलोअर नहीं हूं, यूरिया मुझे बंद करनी है, लेकिन धीरे धीरे बंद करनी है। आप जब तक अपने खेत में ऑर्गेनिक मैटर 1 एकड़ में 200 कुंटल ना करते, और 200 कुंटल ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या हुआ, 58% उसमें ऑर्गेनिक कार्बन निकलेगा। 200 कुंटल में 58 किलो का 58% का मतलब हुआ 120 कुंटल ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक कार्बन निकलेगा और ये 1.2% हो जाएगा।
तो मैं अक्सर बोलता हूं कि इस जमीन में जिस दिन हम लोगों ने 1% से अधिक ऑर्गेनिक कार्बन कर दिया, उस दिन जमीन में आपकी कोई भी फसल बोले ना, 3 चीजें होंगी। ना तो केमिकल फर्टिलाइजर लगेगा, क्योंकि बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं, तो कोई भी सॉइल बोर्न डिजीज नहीं लगेगी। और चूंकि ऑर्गेनिक कार्बन का कंटेंट ज्यादा हो गया, तो बार बार जो इरिगेशन की जरूरत है, बार बार सिंचाई भी नहीं करनी पड़ेगी, यानी सिंचाइयों की संख्या कम हो जाएगी। गेहूं जैसी फसल में मैं आपको बता दूं, और ऐसा वैज्ञानिकों को हमारे समझना चाहिए, आज के ठीक 25 साल पहले हम गेहूं में 5 पानी की रिकमेंडेशन करते थे। जब हमारे देश के वैज्ञानिक गेहूं में 5 पानी की रिकमेंडेशन करते थे, तब किसान का गेहूं 3-4 पानी में हो जाता था। और आज हम लोगों ने गेहूं में पानी की रिकमेंडेशन 6 कर दी, और जब मैं रिकमेंडेशन 6 कर चुका हूं, तब किसान को 7 पानी लगाने पड़ते हैं। मतलब ये क्लियर है कि सारे लोग इस बात को समझ रहे हैं कि सॉइल हमारी वीक हुई है, लेकिन सॉइल के बारे में, सॉइल को कैसे स्ट्रांग किया जाए, कैसे मजबूत किया जाए, कहीं भी कोई भी व्यक्ति बात करने को तैयार नहीं। कारण हमें जैसा लगता है, हमको ऐसा लगता है कि लोगों ने कसम खाई है कि हम तो उद्योगपतियों को, इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे, हम किसान के पक्ष में नहीं खड़े हैं, हम प्रकृति के पक्ष में नहीं खड़े हैं। और मैं देश के किसानों से एक ही अनुरोध करता हूं कि मित्र, आपको नेचर के पक्ष में खड़ा होना है, क्योंकि आप खेती करते हैं और आपकी पूरी की पूरी जो जीविका है वो खेती पर आधारित है। और आप भी अगर नेचर को इग्नोर करोगे, तो फिर नेचर के पक्ष में कौन खड़ा होगा? हमारे आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? जो लोग नौकरी पेशा हैं वो तो चलो ठीक है, लेकिन किसान के बच्चों को तो खेती करनी है। तो किसान को आज ये समझना पड़ेगा कि हम अपनी जमीन को, अपनी मातृभूमि को अच्छा बनाएंगे, अपनी मातृभूमि के ऊपर की बायोडाइवर्सिटी अच्छी करेंगे। और मित्र, यही भगवान की पूजा है। मैं बार बार कहता हूं, इस प्रकृति में जिसको परमात्मा नहीं दिखा, इस प्रकृति की व्यवस्था में जिसने भगवान नहीं देखा, उसको फिर इस संसार में भगवान और कहीं दिखेगा भी नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नमस्कार।